नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक के विषय सैद्धांतिक में अंकित पाठचर्या विमांकन तकनीक पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो चलते हैं हम अपनी स्लाइड पर। हमारा विषय है डायमेंशन तकनीक। डायमेंशन टेक्निक में हम क्या क्या जानेंगे आज के पाठ्यक्रम में। इसमें पहला है इंट्रोडक्शन, परिचय। डायमेंशन टेक्निक क्या है इसके बारे में हम जानेंगे और इसका कहाँ कहाँ प्रयोग है इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ डायमेंशनिंग, मतलब डायमेंशन का क्या महत्व है, इसका प्रयोग न किया जाए तो क्या परेशानी होगी, ठीक ढंग से डायमेंशन नहीं किया जाए तो क्या समस्या आ सकती है, इसके महत्व के बारे में जानेंगे। इसके पश्चात हम लोग एलिमेंट ऑफ डायमेंशनिंग, विमांकन के तत्व। जब हम डायमेंशनिंग करते हैं तो कुछ वर्ड बार बार प्रयोग करते हैं, उन वर्डों के बारे में जानेंगे कि वो वर्ड क्या हैं और कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ डायमेंशन, विमांकन के प्रकार, मतलब विमांकन कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पश्चात सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग, मतलब विमांकन की प्रणाली। विमांकन की प्रणाली के बारे में हम देखेंगे कि विमांकन की प्रणाली कौन कौन सी होती है। इसके बाद जो है अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशनिंग, डायमेंशनिंग की व्यवस्था जो है कौन कौन सी होती है और कौन कहाँ पर प्रयोग की जाती है उसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में रूल्स ऑफ डायमेंशनिंग, विमांकन के नियम क्या हैं, किन किन नियमों का पालन करके हम डायमेंशनिंग करें तो सही ढंग से डायमेंशनिंग हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। तो पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, परिचय। तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की वस्तु या उसके भाग का निर्माण करने से पहले उसकी ड्राइंग तैयार की जाती है, क्योंकि बिना ड्राइंग बनाए आप कोई भी जॉब नहीं बना सकते हैं। ड्राइंग की मदद से ही हम जॉब को बनाते हैं। तो ड्राइंग में हम उस वस्तु या उसके पार्ट के विभिन्न मापों को रेखाओं द्वारा या संकेत द्वारा या विवरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। डायमेंशनिंग द्वारा वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, छिद्रों का व्यास, कोण, स्लॉट से संबंधित विवरण प्रदर्शित किए जाते हैं। इन सारे विवरणों को जो है हम डायमेंशनिंग में देते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जिन नियमों का पालन करते हुए व्यवस्थित विमांकन किया जाता है उन्हीं नियमों एवं पद्धतियों को विमांकन टेक्निक कहते हैं। अर्थात जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमांकन के सारे नियमों का पालन करते हुए डायमेंशनिंग करते हैं तो सही डायमेंशनिंग के चलते उस जॉब का सही ढंग से निर्माण होता है और वह जॉब जो है मार्केट में उपलब्ध हो जाता है और उसकी मांग बढ़ जाती है। इसके बाद हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ डायमेंशनिंग, विमांकन का क्या महत्व है। विमांकन का महत्व क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। तो विमांकन का इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक महत्वपूर्ण स्थान है। बिना सही ड्राइंग के किसी भी वस्तु का उत्पादन करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। यदि हम बिना इंजीनियरिंग ड्राइंग के किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो वह वस्तु सही माप में नहीं बनेगी। सही माप में नहीं बनेगी तो वह वस्तु जो है उसमें जो मटेरियल प्रयोग किया जाएगा वह लाश जाएगा। इसलिए जो है हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के द्वारा जो है डायमेंशन टेक्निक का प्रयोग करके ही जो है ड्राइंग बनाते हैं। विमांकन में वस्तु के अतिरिक्त तकनीकी विशिष्टियाँ जैसे टॉलरेंस कितना देना है, फिनिश का प्रकार मतलब फिनिशिंग कैसी देना है, मटेरियल क्या प्रयोग होगा, हार्डनेस कितना देना है, सरफेस कटिंग मतलब किस सरफेस पर कितनी कटिंग करनी है,
कहाँ स्मूथ रखना है, कहाँ खुरदरा करना है, इत्यादि का विवरण भी जो है डायमेंशनिंग में, विमांकन में दिया जाता है। इन तकनीकी विशिष्टों का प्रयोग करके ही जो कारीगर होता है, जो काम करता है फैक्ट्री में, वह किसी वस्तु का सही रूप में निर्माण करता है। मतलब उस वस्तु का जो साइज होना चाहिए उस साइज में निर्माण कर सकता है। यदि विमांकन तकनीक का सही ढंग से पालन करते हुए वस्तु का निर्माण न किया जाए तो वस्तु सही रूप में नहीं बन पाएगी। अगर वह सही रूप में नहीं बनेगी तो निर्माता कंपनी को काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए विमांकन तकनीक का सही ढंग से पालन करते हुए वस्तु का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि निर्माता कंपनी का नुकसान न हो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशनिंग, विमांकन के तत्व। विमांकन के तत्व कौन कौन से हैं इसके बारे में देखेंगे। तो विमांकन के 4 तत्व होते हैं जो निम्नवत हैं। इसमें पहला है विमांकन लाइन। विमांकन लाइन के बारे में हम देखेंगे, विमांकन लाइन क्या होती है, कहाँ प्रयोग होती है, कैसे प्रयोग होती है, कैसी बनती है, इसके बारे में देखेंगे। अगला हमारा तत्व है एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन को हम कैसे प्रयोग करते हैं, इसका शेप कैसा होता है, कैसे बनाएंगे इसको, क्या इसका उपयोग है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद एरो हेड। एरो हेड का प्रयोग भी अत्यावश्यक होता है। एरो हेड के द्वारा जो है हम डायमेंशनिंग में यह प्रदर्शित करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक का डायमेंशन दे रहे हैं। और लास्ट में लीडर लाइन। लीडर लाइन के द्वारा जो है डायमेंशन टेक्निक में इसका प्रयोग करेंगे। लीडर लाइन के द्वारा हम कौन सा विवरण देते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं, लीडर लाइन कैसी बनाई जाती है, इसके बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा है डायमेंशन लाइन, विमांकन लाइन। तो डायमेंशन लाइन कैसी होती है इसके बारे में जानेंगे। तो डायमेंशन लाइन जो होती है यह एक पतली सतत रेखा होती है, मतलब थीन होती है और कॉन्टिन्यूअस होती है। इस रेखा के दोनों सिरों पर एक्सटेंशन लाइन को छूते हुए एरो हेड बनाया जाता है। मतलब एरो हेड के द्वारा विमांकन लाइन को ब्रेक किया जाता है, समाप्त किया जाता है। इस रेखा के मध्य में या रेखा के ऊपर माप को लिखा जाता है। मतलब रेखा के बीच में ब्रेक करके या डायमेंशन लाइन के ऊपर डायमेंशन यूनिट, डायमेंशन माप को लिखा जाता है। डायमेंशन लाइन को वस्तु की आउटलाइन से, माने जो ऑब्जेक्ट बनाया गया है उसका ड्राइंग से कम 5 से 7 mm की दूरी पर खींचा जाता है। इससे कम दूरी पर खींचने पर बहुत करीब होने से जो है डायमेंशन क्लियर नहीं होता है, इसलिए कम से कम 5 से 7 mm की दूरी देना चाहिए। दो विमांकन रेखाओं के बीच कम से कम 5 mm की दूरी रखना चाहिए, क्योंकि अगर कम दूरी रखते हैं तो स्पेस कम रहने पर बहुत घना हो जाता है और डायमेंशन पढ़ने में परेशानी होती है। इसलिए हम जो है कम से कम 5 mm की दूरी रखते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन क्या होती है? यह एक पतली सतत रेखा होती है, थीन कॉन्टिन्यूअस। यह पतली सतत रेखा होती है। इस रेखा को वस्तु की आउटलाइन से कम 2 mm की दूरी छोड़कर खींचा जाता है। मतलब जब एक्सटेंशन लाइन का प्रयोग करेंगे तो उसको हम जो है वस्तु की आउटलाइन से कम 2 mm छोड़ करके ही खींचेंगे। यह रेखा डायमेंशन रेखा की सीमा को सुनिश्चित करने के लिए खींची जाती है। जब डायमेंशन लाइन हम खींचते हैं तो उसको ब्रेक करने के लिए लास्ट पोजीशन कहाँ तक होगा उसकी सीमा को निर्धारित करने के लिए इस रेखा का प्रयोग करते हैं। इस रेखा को विमांकन रेखा से कम 1 या 2 mm आगे बढ़ाकर समाप्त करना चाहिए। मतलब जो ऑब्जेक्ट लाइन है उससे एकदम टच करा के नहीं खींचना चाहिए, थोड़ा सा 1 से 2 mm का गैप दे करके, स्पेस दे करके तब डायमेंशन लाइन को खींचना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एरो हेड। इसमें हम तीसरा तत्व प्रयोग करेंगे, एरो हेड।
एरोहेड क्या होता है? एरोहेड का प्रयोग जो होता है डायमेंशन लाइन के सिरों पर शीर्ष बनाने के लिए किया जाता है। मतलब उसका टॉप पॉइंट, शीर्ष, अंतिम बिंदु बनाया जाता है डायमेंशन लाइन का एरो के द्वारा। एरोहेड की जो लंबाई होती है इसकी चौड़ाई की 3 गुनी होनी चाहिए। मतलब कि एरोहेड न तो बहुत पतला हो न बहुत मोटा हो, जो आप चौड़ाई दे रहे हैं उसी चौड़ाई की 3 गुनी उसकी लंबाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत चौड़ा बना दिया जाए और वो देखने में भद्दा लगे, इसलिए इसकी चौड़ाई जो है इसकी लंबाई की 1/3 करना चाहिए। एरोहेड का जो पिछला भाग होता है, जो हम एरो बनाते हैं, तो जो चौड़ा भाग है उसको हमें पेंसिल से डार्क करके भर देना चाहिए। मतलब उसको काला कर देना चाहिए, न कि खाली रहे, उसको पेंसिल से डार्क करके भर देना चाहिए। और एरोहेड का जो निचला भाग होता है, मतलब आगे का भाग जो होता है, सबसे नुकीला जो होता है, उसे नुकीला पॉइंटर बनाना चाहिए, एकदम नुकीला होना चाहिए, वो भद्दा न लगे, एकदम नुकीला रहे। अब चलते हैं अपने अगली स्लाइड पर। लीडर लाइन, जैसा कि नाम से ये लीडर लाइन मतलब नेता रेखा, अग्रग रेखा जो अगुवाई करे, आगे आवे, तो इस रेखा को हम अग्रग रेखा भी कहते हैं। और यह रेखा भी पतली सतत रेखा होती है, मतलब थीन कंटिन्यूअस होती है। इस रेखा के एक सिरे पर एरो हेड या पॉइंट बनाया जाता है। मतलब जहां हम डायमेंशन देते हैं तो वस्तु की ऑब्जेक्ट लाइन के पास से ही जो है वहां से हम पॉइंट बना करके या एरो बना करके इसको आगे बढ़ाते हैं। इस रेखा का दूसरा सिरा जो होता है वह क्षैतिज रेखा के रूप में खींचा जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट लाइन से क्षैतिज रेखा के रूप में, मतलब स्ट्रेट। इस रेखा के दूसरे सिरे पर नोट या बीमा विवरण, नोट या बीमा विवरण प्रदर्शित है। जैसे लंबा डायमेंशन हो, जहां पर कुछ नोट देना हो, लंबा डायमेंशन हो, वहां पर इस रेखा के दूसरे सिरे पर उसको हम प्रदर्शित करते हैं। यह रेखा कम से कम 30 अंश, 30 अंश से कम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश, इन 3 अंशों पर इसको हम प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। टाइप्स ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन कितने प्रकार का होता है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो डायमेंशन जो होता है, विमांकन, 2 प्रकार का होता है। पहला है साइज डायमेंशन, साइज विमांकन, और दूसरा है लोकेशन विमांकन। तो साइज डायमेंशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। साइज डायमेंशन के अंतर्गत वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एवं गहराई, छिद्र का व्यास, स्लॉट, ग्रूव्स इत्यादि को प्रदर्शित किया जाता है। मतलब किसी वस्तु की कोई पार्ट का जो कोई साइज है, किसी वस्तु की, किसी ऑब्जेक्ट के किसी पार्ट की साइज क्या है, उस साइज को हम दिखाते हैं साइज डायमेंशन। और इसे हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। ये फिगर में देखिए दिखाया गया है। जैसे ये जो होल है, होल की साइज को यहाँ कैपिटल एस से दिखाया गया है। यहाँ देखिए नोट दिखाया गया है, यहाँ पर भी कैपिटल एस से दिखाया गया है, ये साइज डायमेंशन है। या फिर ये जो फ्लैट है, इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, इसको कैपिटल एस से दिखाया गया है। और यहाँ पर जो स्लॉट कटा है इसकी माप को कैपिटल एस से दिखाया गया है। और जाब की पूरी लंबाई जो है इसे कैपिटल एस से दिखाया गया है। तो इस तरह से जो है वस्तु की साइज को जो है साइज डायमेंशन से दिखाएंगे। अगली स्लाइड है लोकेशन डायमेंशन। लोकेशन मतलब लोकेट करना, दिखाना कि उसकी वह कहाँ पर स्थित है। तो इसे हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसके अंतर्गत वस्तु की आंतरिक संरचनात्मक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। मतलब वस्तु की आंतरिक संरचना कैसी है, आंतरिक संरचना को हम
प्रदर्शित करते हैं। और इसके अंतर्गत ड्राइंग में विभिन्न आकृतियां जैसे छिद्र, स्लॉट की स्थिति को वस्तु की आउटलाइन या सेंटर लाइन से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कोई स्लॉट कटा हो, कोई होल बना हो, वह होल सेंटर लाइन से कितना दूर स्थित है। जैसे ये स्लॉट है, इस स्लॉट की सेंटर लाइन से ये होल तक की दूरी जो कैपिटल से दिखाया जा रहा है, ये जो है लोकेशन डायमेंशन है। इसी प्रकार से इस सेंटर लाइन से इस सेंटर लाइन की दूरी, बीच की जो है, दोनों होल के बीच का जो लोकेशन है, यह कैपिटल एल से दिखाया जा रहा है, यह लोकेशन डायमेंशन है। इसी प्रकार यहां से जो है अंतिम माप से, अंतिम आउटलाइन से और सेंटर लाइन तक की जो दूरी है, इसे भी कैपिटल एल से दिखाया गया है, यह भी लोकेशन डायमेंशन है। इसी प्रकार जो बीच में होल बना है, यह होल, ये जो है ये आउटलाइन से कितना दूर है, इसे भी हम कैपिटल एल द्वारा दिखाते हैं। तो इस प्रकार से लोकेशन डायमेंशन में हम वस्तु के जो आंतरिक संरचना है उसके लोकेशन को हम दिखाते हैं। वह लोकेशन मतलब वह कहाँ पर स्थित है और सेंट्रल लाइन या आउटलाइन से कितनी दूरी पर स्थित है। अगली स्लाइड है हमारी सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग की पद्धति, विमांकन की पद्धति क्या होती है? तो भारतीय मानक संस्थान BIS, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया के द्वारा निम्नलिखित 2 पद्धतियों को ड्राइंग में देने की मान्यता दी गई है। इसमें पहली पद्धति है एलाइग्न सिस्टम। एलाइग्न सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो एलाइग्न सिस्टम को हम संरेखित पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को क्या कहते हैं? संरेखित पद्धति, मतलब 2 दिशा वाली पद्धति, संरेखित पद्धति। इस पद्धति में विमांकन को इस प्रकार दिया जाता है कि डायमेंशन को ड्राइंग शीट के निचले तल से, नीचे से या दाईं तरफ से पढ़ा जा सकता है। इस पद्धति में विमांकन रेखा के ऊपर डायमेंशन को लिखा जाता है। मतलब डायमेंशन रेखा के ऊपर ही डायमेंशन यूनिट को, मतलब माप को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो है डायमेंशन दिखाया जा रहा है, यहाँ पर ये डायमेंशन 90 दिखाया गया है, ये डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखा गया है। इस पद्धति को छोटे साइज की ड्राइंग में प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि छोटे साइज की ड्राइंग होती है तो हम ड्राइंग शीट को घुमा करके भी डायमेंशन को पढ़ सकते हैं। ड्राइंग शीट को घुमा सकते हैं, दाहिने तरफ से नीचे तरफ ला सकते हैं और डायमेंशन को पढ़ सकते हैं। जैसे ये 90 है तो ड्राइंग को हम घुमा सकते हैं और घुमा करके इसको डायमेंशन को आसानी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। ये दूसरी सिस्टम है, इसे एक दिशा वाली पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में डायमेंशन को इस प्रकार दिया जाता है कि डायमेंशन को ड्राइंग शीट के केवल निचले तल से ही पढ़ा जा सके। मतलब अपने स्थान से हिले न, एक जगह से खड़े होकर के पूरी माप को हम पढ़ सकते हैं। जैसे ये फिगर है, इस फिगर में देखिए आप निचले तल से जो है पूरी माप को पढ़ सकते हैं। ये पूरी माप को आप निचले तल से पढ़ सकते हैं। आपको ड्राइंग को घुमाने की जरूरत नहीं है, न तो दाहिने तरफ जाने की जरूरत है। इस पद्धति का प्रयोग अधिकतर बड़े साइज की ड्राइंग शीट में किया जाता है। बड़े साइज की ड्राइंग शीट होती है उसमें इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ड्राइंग को घुमाने में परेशानी आती है, इसलिए हम खड़े खड़े एक जगह से ही पूरी ड्राइंग को खड़े या बैठे हुए पढ़ सकते हैं। अगली स्लाइड, अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग की व्यवस्था क्या है, मतलब किन किन व्यवस्था के द्वारा हम डायमेंशनिंग करते हैं। तो किसी भी वस्तु की बनावट जो होती है उसी के अनुसार वस्तु में, ड्राइंग में वस्तु से संबंधित सभी माप को व्यवस्थाओं में
मतलब अरेंजमेंट में व्यवस्थित करके दिया जाता है, जो कि निम्नवत है। तो पहली व्यवस्था है जंजीर व्यवस्था, इसे कहते हैं हम चेन डायमेंशनिंग। चेन डायमेंशनिंग मतलब जंजीर व्यवस्था। इस डायमेंशनिंग का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इस डायमेंशनिंग का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जहां पर टॉलरेंस वस्तु की क्रियात्मक आवश्यकता के लिए आपत्तिजनक नहीं होती है। मतलब कोई टॉलरेंस न देना हो और एक सीरियल हमको डायमेंशन देना हो। जैसे इस फिगर में यहाँ से यहाँ तक की माप 20 है, फिर यहाँ से यहाँ तक की माप 25 है, फिर यहाँ से यहाँ तक की माप 28 है। मतलब कंटिन्यू जो है जंजीर एक दूसरे से जुड़ा हुआ डायमेंशन हम दिखाते हैं। इसे हम कहते हैं चेन डायमेंशनिंग या जंजीर विमांकन। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन 25 या 20 है, 18 है, तो एक दूसरे से डायमेंशन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम कहते हैं चेन डायमेंशन। नेक्स्ट स्लाइड, पैरेलल डायमेंशन, समानांतर विमांकन। समानांतर विमांकन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। जब किसी वस्तु के किसी पार्ट की विमाओं की संख्या एक दूसरे के लिए कॉमन हो, क्या हो, एक दूसरे के लिए कॉमन हो, तो वहां पर हम समानांतर विमांकन का प्रयोग करते हैं। जैसे इस फिगर में यह सरफेस जो है डाटम सरफेस दिखा रहे हैं, डाटम सरफेस है, यह सारे डायमेंशन के लिए कॉमन है। जैसे यहाँ से यहाँ तक की माप दिखा रहे हैं, इसके समानांतर फिर यहाँ से यहाँ तक की माप हम दिखा रहे हैं। इसी प्रकार फिर यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन दिखा रहे हैं, फिर लास्ट में यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन। तो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, समानांतर, इसलिए इसे हम कहते हैं पैरेलल डायमेंशनिंग या समानांतर विमांकन। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, संयुक्त विमांकन, कंबाइंड डायमेंशन। कंबाइंड डायमेंशनिंग क्या होती है? जब किसी वस्तु की ड्राइंग में दोनों प्रकार की व्यवस्था, मतलब जंजीर विमांकन भी और समानांतर विमांकन का प्रयोग करते हुए विमांकन किया जाता है, डायमेंशन किया जाता है, तो उसे हम संयुक्त विमांकन या कंबाइंड डायमेंशनिंग कहते हैं। मतलब वस्तु की आकृति ऐसी हो कि जिसमें हमें जंजीर व्यवस्था का भी प्रयोग करना हो और पैरेलल व्यवस्था का भी प्रयोग करना हो। जैसे इस फिगर में देखिए, ये डायमेंशन जो है जंजीर का भी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक दिखाया गया है, फिर आगे जो है ये डायमेंशन दिखाया गया है, और पैरेलल भी देखिए है, यहाँ से इसके समानांतर यह विमांकन है, इसके समानांतर यह विमांकन है, इसके समानांतर यह विमांकन। तो इस विमांकन में दोनों जंजीर व्यवस्था और पैरेलल व्यवस्था दोनों का प्रयोग किया गया है। समांतर जो है इसी डायमेंशन का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है, क्योंकि कोई फिगर ऐसा बहुत कम ही मिलता है जिसमें केवल जंजीर का प्रयोग हो या केवल पैरेलल का प्रयोग हो। अधिकांशतः फिगर ऐसे होते हैं जिसमें हम कंबाइंड डायमेंशनिंग का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, प्रोग्रेसिव डायमेंशन। प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ते क्रम में। तो प्रोग्रेसिव डायमेंशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इस प्रकार के डायमेंशन व्यवस्था में, विमांकन व्यवस्था में, किसी वस्तु की ड्राइंग में एक संदर्भ बिंदु एक होता है जिसको शून्य मानकर सभी संबंधित मापों को क्रमशः प्रदर्शित किया जाता है। जैसे इस फिगर में यह संदर्भ बिंदु है, यह संदर्भ बिंदु है, इस संदर्भ बिंदु से आगे डायमेंशनिंग की गई है। संदर्भ बिंदु से आगे लिखी जाने वाली मापें क्रमशः बढ़ती जाती हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की माप 10 है, फिर यहाँ से पूरी यहाँ तक की माप 30 है, फिर पूरी यहाँ से यहाँ तक की माप 50 है। मतलब आगे जो है माप क्या है, क्रमशः बढ़ती जा रही है। इस व्यवस्था में एरो एक ही दिशा में बनाया जाता है। देखिए एरो जो है केवल संदर्भ बिंदु के पास दोनों दिशा में बनाते हैं एरो, इसके बाद आगे जो है एरो को हम एक ही दिशा में बनाते हैं। देखिए एक ही दिशा में एरो बनाया गया है।
अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्रियात्मक विमांकन, फंक्शनल डायमेंशन। फंक्शनल डायमेंशन क्या होता है? इस प्रकार के डायमेंशन को किसी उत्पादन की गई वस्तु में क्रियात्मक माप को आवश्यकता अनुसार दिखाने के लिए किया जाता है। मतलब कोई फिगर ऐसा हो जिसमें कोई फंक्शनल पार्ट हो, जिस पर मतलब काम करना है वो पार्ट काम करता हो, और कोई पार्ट ऐसा हो जो नॉन फंक्शनल हो, तो उसको दिखाने के लिए इस डायमेंशनिंग का हम प्रयोग करते हैं, फंक्शनल डायमेंशन। इस व्यवस्था में वस्तु की सभी क्रियात्मक मापें मतलब फंक्शनल मापों को कहाँ दिखाते हैं? ड्राइंग में सीधे प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं के कार्य करने वाले भाग तथा कार्य न करने वाले भाग, मतलब कार्य करने वाले भाग जो फंक्शनल हैं और कार्य न करने वाले भाग मतलब यानी नॉन फंक्शनल को आसानी से समझा जा सकता है। जैसे इस फिगर में ये बोल्ट का फिगर है। बोल्ट में देखिए ये नॉन फंक्शनल है और ये फंक्शनल है। जहाँ इसको फिट करेंगे तो ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये जो है फंक्शनल, कितना दूरी उसको हमको दिखाना है वहाँ पर ये फंक्शनल है, और ये तो फिक्स रहेगा, नॉन फंक्शनल है, जितने का बना हुआ उतना रहेगा ही। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। डाटम डायमेंशन, संदर्भित विमांकन। तो संदर्भित विमांकन क्या होता है? सैद्धांतिक रूप से संदर्भित विमांकन एक शुद्ध माप होती है जो कि ड्राइंग में संदर्भ बिंदु, रेखा या तल को दर्शाती है, जिस पर किसी वस्तु की माप या निश्चित सीमा के अंदर होती है। मतलब उस वस्तु की माप को एक निश्चित सीमा के अंदर व्यक्त किया जाता है, इसे हम कहते हैं डाटम डायमेंशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम डायमेंशनिंग के प्रमुख नियम क्या, कौन कौन से नियमों का हम प्रयोग करते हुए डायमेंशनिंग करेंगे तो हमारा डायमेंशन सही ढंग से होगा और उससे जो ऑब्जेक्ट बनेगा वह ऑब्जेक्ट सही रूप में बनेगा। इसके बारे में हम जानेंगे कौन कौन से नियमों का हम प्रयोग करेंगे। तो रूल्स ऑफ डायमेंशनिंग, विमांकन के नियम। तो पहला नियम है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमांकन प्रस्तुत करने के महत्वपूर्ण नियम निम्नलिखित हैं। इसमें पहला नियम है, सेंटर लाइन का प्रयोग विमांकन रेखा के रूप में नहीं करना चाहिए। मतलब हम सेंटर लाइन जो खींचते हैं उसे हम कभी भी डायमेंशन लाइन के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, न कि सेंटर लाइन बनाएं उसी को हम डायमेंशन दिखा दें, ऐसा हम नहीं करते। अगला नियम है, सेंटर लाइन का प्रयोग एक्सटेंशन लाइन के रूप में नहीं करना चाहिए। अगर बहुत आवश्यक है तो हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में सेंटर लाइन की बनावट में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, उसका शेप चेंज नहीं होना चाहिए। एक्सटेंशन लाइन, अगला नियम है, एक्सटेंशन लाइन आपस में क्रॉस नहीं करना चाहिए। मतलब हम डायमेंशन ऐसा दें, पहले हम छोटा डायमेंशन देते हैं ऑब्जेक्ट लाइन के जस्ट बगल में छोटा डायमेंशन, उसके बाद उससे बड़ा डायमेंशन, उसके बाद उससे बड़ा डायमेंशन। मतलब ऐसा डायमेंशनिंग करेंगे कि एक एक्सटेंशन लाइन डायमेंशन लाइन को क्रॉस न करे या दूसरी एक्सटेंशन लाइन को क्रॉस न करे। अगला पॉइंट है, एक डायमेंशन रेखा दूसरे डायमेंशन रेखा को नहीं करना चाहिए। मतलब एक विमांकन रेखा दूसरे विमांकन रेखा को क्रॉस नहीं करना चाहिए। मतलब डायमेंशनिंग में हम ध्यान से डायमेंशनिंग करें कि ऐसा ना हो कि एक डायमेंशन लाइन दूसरे डायमेंशन लाइन को क्रॉस करे, जिसकी वजह से जो है कोई पढ़ने में परेशानी आवे, डायमेंशन गलत हो जाए। अगला पॉइंट है, जहां तक संभव हो सके दृश्य के अंदर माप नहीं दिखाना चाहिए। मतलब जो फिगर बना है उसके अंदर डायमेंशन से बचना चाहिए, बाहर डायमेंशन लिखने का प्रयास करना चाहिए। यदि बहुत आवश्यक हो तभी जो है दृश्य के अंदर डायमेंशन देना चाहिए।
अगला नियम है, सही डायमेंशन को इस प्रकार दिया जाना चाहिए कि डायमेंशन को ड्राइंग के निचले तल से या दाईं तरफ से पढ़ा जा सके। अगला नियम है, ड्राइंग में किसी विशेष आकृति से संबंधित माप या विवरण प्रदर्शित करने के लिए लीडर लाइन का प्रयोग करना चाहिए। इसे कोई विशेष विवरण कहीं देना है तो वहां पर हम लीडर लाइन का प्रयोग करना चाहिए। अगली स्लाइड है, एरो हेड की माप, जो एरो हेड हम प्रयोग करते हैं उसकी माप जो है 3 संबंधे 1 होनी चाहिए। मतलब उसकी लंबाई अगर 3 mm है तो मोटाई 1 mm होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, सेक्शन क्षेत्र में, मतलब जहां सेक्शनिंग किया गया हो वहां पर डायमेंशन नहीं करना चाहिए, डायमेंशन देने से बचना चाहिए। अगर डायमेंशन लिखना बहुत आवश्यक हो तो ऐसे कंडीशन में सेक्शन लाइन को ब्रेक करके, मतलब तोड़ करके बीच में आप डायमेंशन को दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी माप को ड्राइंग में व्यवस्थित ढंग से, मतलब सीरियल सिस्टम से प्रत्येक दृश्य में दिखाएं। जैसे 3 व्यू है, फ्रंट टॉप साइड व्यू, ये नहीं कि एक ही केवल फ्रंट व्यू में ही डाल दीजिए, तीनों व्यू में थोड़ा थोड़ा फिगर जो है डायमेंशन को दिखाना चाहिए। डायमेंशन सदैव एक ही यूनिट में लिखा जाना चाहिए, मतलब एक ही यूनिट का प्रयोग कीजिए। जैसे mm में लिखे हैं तो सारे डायमेंशन mm में ही लिखा जाए। बेलनाकार वस्तुओं या वृत्त के व्यास को प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे, डायमेंशन के पूर्व फाई का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई माप 30 है, 30 mm, तो लिखेंगे फाई 30, मतलब वो डाया कितना है, 35 का है। अगला पॉइंट है, यदि विमांकन लिखने के लिए स्थान बहुत सीमित हो और वहां पर डायमेंशन रेखा को आगे बढ़ाकर डायमेंशन लिखना चाहिए, ऐसी स्थिति में एरो हेड का प्रयोग एक्सटेंशन लाइन के बाहर करना चाहिए। मतलब एक्सटेंशन लाइन के बाहर एरो हेड दिखाएंगे, बाहर से अंदर की तरफ दिखा करके उसके ऊपर आप डायमेंशन को लिखेंगे। यदि किसी ड्राइंग में बिना स्केल के डायमेंशन किया गया हो, मतलब किसी स्केल का प्रयोग नहीं किया गया हो, तो एक विशेष नोट जो है टाइटल ब्लॉक में बने स्केल के स्थान पर लिखा जाता है। क्या लिखना चाहिए, NTS, मतलब नॉट टू स्केल, मतलब यह किसी स्केल में फिगर नहीं बना है। धन्यवाद। आज मैंने आपको डायमेंशन तकनीक पर प्रशिक्षण प्रदान किया। यह प्रशिक्षण आपके भविष्य में मददगार साबित होगा।